अब हम स्टार्ट करते हैं 2017 का इकोनॉमी, जिसमें हमारे यहाँ लगभग 26 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज़ विद रेफरेंस टू। प्रायर लर्निंग जो है उसको रिकग्नाइज किया जाएगा, आपने जो पहले सीखा हुआ उसको रिकग्नाइज किया जाएगा। ये किसके लिए? सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड विद द कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल। जैसे कोई है गाँव में, उसने मेशनरी सीखा लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसका असेसमेंट होगा इसके ज़रिए, और असेसमेंट होने के बाद क्या उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा क्या वो मेसन है। और ये किस स्कीम के तहत हो रहा है? ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो सरकार ने लॉन्च किया था उसके तहत हो रहा है ये। एनरोलिंग द पर्सन इन यूनिवर्सिटीज़, ये गलत है। रिजर्विंग सम स्किल्ड जॉब टू रूरल एंड अर्बन पुअर इन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये गलत है। सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय द ट्रेनी अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये गलत है। तो आंसर है ए, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स। ठीक है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग कोई नहीं ली है, उसने बस अपने काम से सीखा है वो सब कुछ। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये जो मैंने दिया था पेपर, तो मैंने सिर्फ 3-4 ही इंडेक्स पढ़े थे, जिसमें से ये भी एक इंडेक्स था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसने निकाला था, क्योंकि उसने एक स्टार रिपोर्ट दी थी कि जो है जेंडर गैप जो है बढ़ रहा है इंडिया में, तब इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था, तभी ये न्यूज़ में भी था, तभी मैंने भी इसको पढ़ा था। फिर देखते हैं एक, Which of the following statement is are correct regarding the monetary policy committee? It decides the RBI benchmark interest rates. It is a 12-member body including the governor of RBI and is reconstituted every year. It functions under the chairmanship of the Union Finance Commission. ऐसा तो नहीं है। अब इसमें देखते हैं होता क्या है। RBI जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो होगा आरबीआई के गवर्नर जी, और साथ में 2 मेंबर आरबीआई से होंगे, एक होंगे डिप्टी गवर्नर और एक होगा कोई भी आरबीआई ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ये 3 मेंबर को रिकमेंड करेगी। 3 एक्सपर्ट्स कोई भी हो सकते हैं इकोनॉमिक्स में, उनको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो है वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर का कास्टिंग वोट ही डालेगा है। ठीक, तो गवर्नमेंट का वेटेज ज़्यादा है। और वैसे भी हमें आरबीआई एक्ट में पता है कि गवर्नमेंट जो है उसके तहत क्या होता है। आरबीआई एक्ट में गवर्नमेंट जो है वो टारगेट्स देगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। उसने जैसे टारगेट दिया था या दिया है, अभी भी वही टारगेट है, 4 ± 2%। इतने में आपको इन्फ्लेशन रखना है, मतलब 2% से लेकर 6%, इतने में ही इन्फ्लेशन रखना है। इससे ज़्यादा अगर बाहर टूटता है इन्फ्लेशन 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो आरबीआई गवर्नर को या एमपीसी जो चेयरमैन है, एमपीसी कमेटी के मेंबर्स को, उनको आके बताना पड़ेगा क्यों ये जो है टारगेट ब्रीच हुआ है, और साथ ही साथ कैसे इसको ठीक किया जाएगा अगले आने वाले स्टेप्स में। तो ये है, इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, गलत है। 6 मेंबर बॉडी है जैसे हमने देखा, तो ये 6 मेंबर बॉडी है, तो ये भी गलत है। डिसाइड आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट वही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ताकि इन्फ्लेशन जो रहे वो 4 ± 2% के रेंज में रहे। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम। इससे पहले कौन इंटरेस्ट रेट डिफाइन करता था? वो आरबीआई गवर्नर सोली करता था, लेकिन वो एकदम एक हल्दी प्रैक्टिस नहीं थी, इसीलिए एक कमेटी की गठन की बात की गई थी, और इस कमेटी का फिर गठन होता है। शायद उर्जित पटेल कमेटी ने बोला था, तब जाके ये आया था। वैसे आप एक बार इसको टेस्ट कर लेना। तो आंसर आ गया ये हमारा 11th का ए। फिर हम जाते हैं 20th, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग। अ प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बेनामी। बेनामी मतलब गुमनाम प्रॉपर्टी, मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, काला धन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपने रिलेटिव और उन सब के नाम पे कर दिया, ठीक है, पैसा। या तो ऐसा भी हो सकता है कोई टेररिस्ट है, टेररिस्ट ने फेक वो बना के, फेक आधार कार्ड दूसरे लोगों का इस्तेमाल करके उनके नाम पे खूब सारी प्रॉपर्टी ले ली टेरर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। अ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बेनामी इफ़ द ओनर ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आपके नाम पे किसी टेररिस्ट ने ले लिया और आप बोलते मुझे नहीं पता है, तो भी आपको वो प्रॉपर्टी बेनामी ही, मतलब वो प्रॉपर्टी बेनामी ही क्लासीफाई की जाएगी, और उसको कौन कन्फिस्केट कर लेगा? उसको गवर्नमेंट जो है टोटली अपने कब्जे में ले लेगी और 1 रुपया भी नहीं देगी विदाउट कंपनसेशन। प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी या लाइबल बाई कन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल, और पैसा भी नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नॉट ट्रीटेड लिखा हुआ है, वो ट्रीट होगा बेनामी ट्रांजैक्शन उसके बावजूद, तो ये गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द 3 अथॉरिटीज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड एनी अपीलेट मैकेनिज्म। अपीलेट मैकेनिज्म है उसमें,
एक है एजुकेशन अथॉरिटी और एक है अपीलेट अथॉरिटी, दो है, एजुडिकेशन अथॉरिटी है ना अपीलेट अथॉरिटी। यहाँ पे आप अपील कर सकते हो कि हाँ मैं बिल्कुल सच में नहीं इन्वॉल्व हूँ किसी भी टेरर एक्टिविटी में, ये ट्रांजेक्शन में मेरा कोई हाथ नहीं है, तो इसलिए मुझे सज़ा नहीं होनी चाहिए इस एक्ट के तहत। तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर आ गया बी। बेनामी ट्रांजेक्शन क्यों करते हैं? मैक्सिमम ये कॉर्पोरेट्स भी करते हैं, टैक्स को छुपाने के लिए करते हैं, ब्लैक मनी वाले जो होते हैं। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी फोटोवोल्टेक जैसे सोलर मिशन इंडिया का चल रहा था, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, उसके अंदर क्या था, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनको सोलर लगाना था अपने छत के ऊपर, यहाँ पे सोलर लगेगा। लेकिन ये सोलर आना कहाँ से चाहिए? इसमें जो भी आप बिडिंग करोगे, ऑक्शन करोगे कि हाँ भाई हमें चाहिए सोलर चाहिए, टेंडर डालोगे, मतलब टेंडर डालोगे, तो उसमें अगर मान लो एक फॉरेन प्लेयर है, एक इंडियन प्लेयर है, और बहुत सारे इंडियन प्लेयर हैं और फॉरेन प्लेयर भी है, लेकिन इसने अच्छा बिड दिया है, तो आपको प्रीफर पहले किसको करना है? इंडियन प्लेयर को करना है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन प्लेयर को। मान लो दोनों ने बोला 10 रुपये में हम लगा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट किसको सेलेक्ट करेगी? इंडियन को करेगी। तो एक तरह से डिस्पाइट इसका बिड हो सकता है थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो, तो ये क्या है, एक तरह से ये दिक्कत का विषय। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट था, जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी उसमें बोलता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, आपको डोमेस्टिक कंटेंट इतना लेना ही पड़ेगा। अगर आपको 100 रुपये का सोलर लगाना है तो 75 रुपये इंडिया वाले की ही आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, आप बाहर से नहीं मंगा सकते चाहे कितना भी सस्ता हो। तो इसलिए वो न्यूज़ में था, और ये इसी फोटोवोल्टेइक सेल सोलर मिशन को ही लेकर क्या हुआ था, यूएस ने WTO में केस कर दिया था कि सरकार जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है, और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं अनड्यू तरीके से, आर्बिट्रेरी तरीके से क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेट कर रही है, जो कि MFN को वायलेट करता है। तो इसीलिए वो चला गया था वहाँ पे। डेवलपिंग अ सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, उसके सेंस में ये बात हुई थी और न्यूज़ में चल रहा था। इसने पूछा है न्यूज़ में क्यों था, तो हमारा आ जाता है आंसर 27 का ए। अब आते हैं 28 में विद रिस्पेक्ट टू एंड द न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आर पीरियडिकली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये गलत है, USA करवाता है इसको। क्यों करवाता है? कि न्यूक्लियर का भी जो भी मटेरियल है, कि न्यूक्लियर का क्या हाल चाल है, कैसा डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड है। न्यूक्लियर थ्रेट जो है उसको भी कम करना है, न्यूक्लियर थ्रेट को कम करना है, और प्रोलिफरेशन जो फैल रहा है न्यूक्लियर चारों तरफ, उसको भी कम करना है, ये इसका टारगेट था। उसके बाद आता है इंटरनेशनल पैनल और फिसिल मटेरियल इज़ एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इसका वो है। ये क्या है? ये है एक्सपर्ट्स का एक बॉडी है, एक्सपर्ट्स की बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान सबके मेंबर हैं। वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि जो फिसिल मटेरियल है, जिसे हम बोलते हैं एनरिच फिसिल मटेरियल, जो कि एनरिच यूरेनियम हो सकता है, एनरिच यूरेनियम, प्लूटोनियम, इसका प्रोलिफरेशन जो है देशों में ये डिक्रीज़ किया जाए, इसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाना, ये सब करना। तो ये है इज़ एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो ये गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर आ गया 28 का डी। 29 आता है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम सरकार क्यों लाई थी? कि जो 2004 के बाद जो भी थे उनका पेंशन जो है ख़त्म कर दिया गया था, तो उनको फिर से पेंशन मिल सके, इसके लिए क्या था, एक पोर्टल बनाया गया, उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा फंड कटवाओगे अपना, और 60 साल पे जब रिटायर होगे तो उस फंड से आपको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा। यही है नेशनल पेंशन स्कीम। तो आप जो जो पैसा कटवाओगे, और ये क्या, रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओनली, ये सिर्फ रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ही है नेशनल पेंशन स्कीम, ऐसा है। तो ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए है, ज़रूरी नहीं इंडिया में ही रेजिडेंट होना चाहिए, हो सकता है इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग बाहर भी काम कर रहे हैं या कहीं और पे भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए है। ये किसके लिए था? ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल ऑटोनमस बॉडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सेंट्रल ऑटोनमस बॉडीज़, और आर्म फोर्सेस के लिए नहीं था ये, ठीक है। पेंशन ऑफ द एज फ्रॉम 21 to 55 ईयर्स, 21 to 55 ईयर्स नहीं था इसमें, 18 से 60 साल था, क्योंकि इतने पे एम्प्लॉय करती है सरकार, इतने पे रिटायर करती है, इसलिए। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द इररेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये गलत हो गया हमारा, ये गलत हो गया, ये भी गलत है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग दोज ऑफ द आर्म फोर्सेज ज्वाइनिंग द सर्विस ऑफ इंडिया आफ्टर 1 अप्रैल 2004, तो ये गलत हो गया क्योंकि आर्म सर्विसेज नहीं है। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द डेटेड नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। ये सी वाला होगा, इसमें डी नहीं होगा। ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए है, ये वाला जो स्कीम है। ये आर्म फोर्सेस को नहीं इंक्लूड करता, इसलिए डी वाला गलत है। ये 18 से 60 के लिए है, इसलिए बी वाला गलत है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों हैं, इसलिए ये गलत है। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट,
मतलब जब उन्होंने पेंशन ख़त्म किया होगा उस डेट के बाद अगर वो नोटिफिकेशन निकालते हैं तो वो कंसिडर होगा। तो आंसर है सी। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी टू ऑटोमोटिव टायर एंड ट्यूब। एग मार्क इज अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर। एग मार्क तो इंडिया का ही है, ये तो पता होना चाहिए, इंडिया का ही। अपीडा शायद एक्ट के उसके अंदर ही ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उसके आसपास ही इसको बनाया गया था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए। तो मैंने अभी देखा जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट ऑफ 1937 उसके अंदर ये बना था। 1987 में 86 में फिर से ये अमेंड हुआ था। और ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के जो वो क्या है एक पर्टिकुलर क्वालिटी को वो कर मतलब मीट करें उसके लिए वो होता है उसका इसका शायद लोगो बन के आता है एक मार्क का। तो ये इज़ अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, तो ये बिल्कुल सही है। इज़ मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब्स। तो ये FOA नहीं है ना, तो ये गलत है और ये बिल्कुल सही है। ये देख लेना, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन अब तो नहीं आ रहे उतने। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम। अब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है क्या? एक फार्मर है, उसने कुछ ग्रो किया, यहाँ पे एक मंडी है, उस मंडी में वो सेल करता है। मान लो इसका चावल का जो है किसी ग्रेड 50 रुपये का चावल है, लेकिन मंडी में उसको मिलता है 30 रुपये। बोलते हैं इस ग्रेड का चावल 30 रुपये में बिकता है, मंडी वाले ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे एक खरीदने वाला बोरोवर होता है, बीच में कमीशनिंग एजेंट होता है जो बिकवाता है, ठीक है। ये कमीशनिंग एजेंट है, ये बोरोवर है। ये बोलते हैं 30 रुपये हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन हालांकि बगल वाली दूसरी मंडी में क्या ये 50 रुपये में बिक सकता था। यहाँ पे आदमी 50 रुपये देने को तैयार है, लेकिन फार्मर को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसके जो है बगल वाले मंडी में इतना रेट चल रहा है, तो इसलिए वो वहाँ जा नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारी मंडीज़ हैं। अब इन सब मंडीज़ को अगर कोई जोड़ रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, तो उसको हम बोलते हैं ई-नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। मतलब सारे मंडीज़ को जो जोड़ता है एग्रीकल्चर मंडी। इसमें होगा क्या, ई-नैम प्लेटफॉर्म में उसने सारे बायर्स को मतलब सारे फार्मर्स को इसमें कर दिया है, सारे मंडीज़ को कनेक्ट कर दिया है और सारे ट्रेडर्स को कनेक्ट करना, इसका यही टारगेट है। इससे क्या हो सके, फार्मर को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि किस मंडी में कितना रेट चल रहा है उसका आइटम का, और ट्रेडर को भी पता लगता रहे कि हाँ वो कहीं भी जाके खरीद सकता है। इसके लिए लाइसेंसेस इशू होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है वो कैसे ई-नैम को ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, वो उनके ऊपर, और कितने मंडीज़ को उसमें कनेक्ट करते हैं नहीं करते हैं। और ट्रेडर्स को जो लाइसेंस देता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट देता है, तो लेकिन सरकार ने बोला था कि यूनिफाइड लाइसेंसेज इनको दी जाए, तो वो किसी भी स्टेट में जाके कितना भी प्रोक्योर कर सकें। इस टाइप से था, अभी भी ये प्रोसेस में चल रहा है ई-नैम। तो ई-नैम क्या है, एग्रीकल्चर मार्केट जितने भी मंडीज़ हैं उनका एक कनेक्शन, जो रियल टाइम बेसिस पे मंडीज़ में क्या चल रहा है, कितना रेट चल रहा है, वो सारा चीज़, और ट्रेडर्स को सारा कनेक्ट करना और फार्मर्स को कनेक्ट करना, उसका ये टारगेट है। इट इज़ अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर द एग्रीकल्चर कमोडिटी। मतलब एक वो करना, वन नेशन वन इलेक्शन इस टाइप से है, वन नेशन वन मार्केट। इट प्रोवाइड्स द फार्मर एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विद प्राइसेस कमर्शरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। बिल्कुल सही है, तो आंसर आ गया सी। ये पूरा सिस्टम समझना ज़रूरी है, तभी जाके क्या होता है, तब जाके वो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सही हो पाते हैं। पूरा मंडी वाला सिस्टम समझना ज़रूरी है। With reference to national intellectual property right policy, consider the following. It reiterates India's commitment to the Doha Development Agenda and the TRIPS Agreement. DIPP is the nodal agency for the regulating intellectual property rights in India. ये तो बिल्कुल सही है। डिप जो कि WPI इंडेक्स में निकालती है इन्फ्लेशन वाला, तो वो सच में क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड भी है, वो उसी को मैनेज करते हैं। ये किसके अंदर है, किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर है। इट रीइटरेट्स द इंडियाज़ कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। अब हुआ क्या, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो आया है लगभग 2001 के आसपास में था, और ट्रिप्स एग्रीमेंट आया है उसके बाद आपका ट्रेड 2016 में आया, ठीक है। अब दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में ये था कि सर्विसेज को प्रमोट करना है, इसमें भी है सर्विसेज को प्रमोट करना है, IT सर्विसेज को खासकर इंटेलेक्चुअल। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, IT सर्विसेज तभी बूम करेंगी जब पायरेसी नहीं होगी किसी देश में, पायरेसी नहीं होगी, जो भी पेटेंट जो भी इनोवेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, कोई भी उस पर उसको मिसयूज़ ना करके अपने प्रोडक्ट बनाने के बेचने लग जाए। तो पेटेंटिंग वाला सिस्टम होना चाहिए, तभी तो कोई भी मतलब वो कॉन्फिडेंट महसूस कर। जैसे इंडिया पहले बहुत पायरेसी थी, अगर देखो तो 2018-19 में फ्री मूवीज़ मिल जाती थी गूगल पे जाके, लेकिन अब नहीं मिलती हैं वो मूवीज़। तो उसी के अंतर्गत इंडिया ने क्या किया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा ये चल रहा था, इंडिया को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है
और यहाँ पे इनोवेशन को बढ़ाना है, पेटेंटिंग वाला सिस्टम बढ़ाना है, लोगों को पता होना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं जो पायरेसी में काम कर रहे हैं। इससे रिलेटेड नेशनल आईपीआर पॉलिसी गवर्नमेंट लाई थी 2016 में। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आ गया सी। अब आते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की। जो भी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ के, हर प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्ट है उसकी एक क्वालिटी और एक उसका स्टैंडर्ड सेट करना, इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बना था। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड इंडियन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कौन आएंगे? फिक्की, एसोचैम और ये सब जो ट्रेडिंग बॉडीज़ हैं, और भी कुछ कुछ छोटे छोटे। चेयरमैन ऑफ QCI इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट। इंडस्ट्री गवर्नमेंट को रिकमेंड करिए और प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करिए। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। आंसर आ गया सी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग अ स्मॉल फाइनेंस बैंक? मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज और वल्नरेबल सेक्शंस को लोन प्रोवाइड करना, माइक्रो लोन्स देना, माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करना, ये टारगेट है स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसेस, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, टू एंकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप द बिजनेस पर्टिकुलरली इन द रूरल। ये कोई भी टारगेट नहीं था। यंग एंटरप्रेन्योर्स से बिजनेस खुलवाना ये कोई टारगेट नहीं था। बेसिकली माइक्रो लोन देना यही इसका टारगेट था SFB का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो 1 और 2 जो है इसमें सही है, 3 जो है गलत है। विद रेफरेंस टू एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जैसे कि अर्बन एरिया स्प्रॉल हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसके गवर्नेंस और पॉलिसी से रिलेटेड ये एक वो हुआ था, क्या बोलते हैं, शुरुआत हुई थी। एशिया पैसिफिक के देशों ने शुरुआत की थी। द फर्स्ट वॉज हेल्ड इन इंडिया इन 2006, बिल्कुल यही सही है। थीम जो है एमर्जिंग अर्बन फॉर्म्स पॉलिसी रिस्पॉन्स इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ये गलत है। थीम गलत है इसलिए टोटल गलत हो जाता है। पहला वाला कहाँ पे हुआ था और उसका थीम क्या था? पहला तो इंडिया में हुआ था, लेकिन उसका थीम था अ विजन फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन एशिया पैसिफिक, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन एशिया पैसिफिक बाय 2020, ये टोटल उसका विजन था। और फिर आता है इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन पार्टनरशिप ADB, बिल्कुल गलत बात है। इंडिया सारे नहीं करता है। फर्स्ट इंडिया ने किया था, सेकंड तेहरान ने किया था, थर्ड इंडोनेशिया ने किया था। तो इस टाइप के कभी कभी आ जाते हैं। पहले अर्बन वाले में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे 2016, 17, 18 में, और इस टाइप के, और NPA क्राइसिस चल रहा था इसलिए बहुत ज़्यादा बैंकिंग से रिलेटेड आ रहे थे, NPA से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। बाद में वो कम हो गए धीरे धीरे। अभी का जो ट्रेंड है वो हमें देखना पड़ेगा, अभी किस तरफ चल रहा है, बैंकिंग में चल रहा है, कहाँ चल रहा है। और जैसे अभी इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ वो भी बढ़ रहे हैं। तो अब हमें उस टाइप से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। पढ़ना तो सब कुछ है वैसे, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि ट्रेंड दोबारा 2017 और उसकी तरफ सेट हुआ है 2024 से, तो कोशिश कर रहे हैं कि हमें उस तरफ भी जाना है। मतलब वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से बना के रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग UPI आने से क्या होगा? मोबाइल वॉलेट विल नॉट नेसेसरी द ऑनलाइन पेमेंट। अब UPI करता है क्या है? UPI एक यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है। तो वो पहले मोबाइल वॉलेट नहीं, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन कर देता है। पहले क्या था? मोबाइल वॉलेट, फिर बैंक, फिर दूसरा आदमी का बैंक, फिर उसका मोबाइल वॉलेट, फिर ये आदमी, इन दोनों के ऊपर ट्रांजेक्शन ऐसे होते थे। अब क्या हुआ? UPI जो है उसने खुद का एक सिस्टम बनाया हुआ है, डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। उसने खुद का ऐप भी बनाया था, भीम, इस टाइप के ऐप है। अब ये धीरे धीरे जो ये हैं, ये लोग भी जो मोबाइल वॉलेट और उनके ऐप्स हैं, ये धीरे धीरे UPI पे सब शिफ्ट हो गए। तो अब क्या है? UPI एक यूनिवर्सल इंटरफेस हो गया। तो मोबाइल वॉलेट विल नॉट नेसेसरी फॉर द ऑनलाइन पेमेंट। पहले क्या हो रहा था? मोबाइल वॉलेट में डालो, बैंक से मोबाइल वॉलेट में डालो, फिर जाके ट्रांजेक्शन होगा दूसरे मोबाइल वॉलेट में, और फिर वो मोबाइल वॉलेट से फिर बैंक में डालना पड़ता है। ये अगर आप 2017-18 में, तो इस तरह से ही चल रहा था पूरा सिस्टम, मोबाइल वॉलेट के थ्रू ही करना पड़ रहा था। बैंक से पैसा निकाल के मोबाइल में डालो, फिर आप दूसरे के वॉलेट में डालोगे, फिर अपने बैंक में डालेगा। इतना लंबा प्रोसेस था। अब UPI के आने से क्या हुआ? डायरेक्टली बैंक टू बैंक हो गया। बस मोबाइल वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं है उनका रोल। तो ये बिल्कुल सही हो गया। मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर द ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हो रहा है। Digital currency will totally replace the physical currency in 2 decades. FDI will drastically increase. Direct transfer of subsidies to the poor people will become very effective. मतलब नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो DBT की बात कर रहे हैं यहाँ पे। DBT इफेक्टिव होगा क्या? UPI आने से, हर आदमी का बैंक अकाउंट होने से होगा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होने से होगा वो, UPI आने से नहीं होगा। अगर 10 ही आदमी UPI यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सरकार को बहुत ज़्यादा पूछता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, इसमें इन्वेस्ट करना है,
इससे ग्रोथ लेना है, तो इसलिए नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उस वक्त सेटअप हुआ था। इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, बिल्कुल नहीं, ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करता है और वो डिसाइड करेगा पॉलिसी। गवर्निंग काउंसिल होती है इसकी, एक पूरी एक काउंसिल है उस फंड की, उसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है। वो पॉलिसी डिसीजन लेता है कि ये फंड कहाँ कितना इन्वेस्ट करेगा, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा। और इसका कॉर्पस जो है वो 40,000 करोड़ है। मैंने इस वक्त ये पढ़ा था न्यूज़ में, और ये फिगर देख के एकदम से लगे कि ये गलत दिया हुआ है फिगर, तो सेकंड जो है गलत है, फर्स्ट भी गलत है, तो आंसर आ गया डी। और सेम इसी पे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वर्ल्ड बैंक ने बनाई थी कि वो भी डिसाइड करेगा प्राइवेट सेक्टर को खासकर लोन्स प्रोवाइड करेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी देश में। वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन विद फैसिलिटेशन that facilitates the preparation and structuring of the complex infrastructure private public partnership to enable mobilization of private sector institutional investors capital। इनको मोबिलाइज करना, ट्रिपल पी को आगे बढ़ाना और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करवाना, ये वर्ल्ड बैंक का था। ये इसलिए मैं बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये फैक्चुअल है बिल्कुल। अगर आपको वर्ल्ड बैंक पता है तो ये इसका आंसर आ गया, और इसमें भी ऐसे ही कुछ है। तो बाकी इसलिए उस सेंस में हम उन ऑप्शंस को लीव कर देते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल कैरियर सर्विस। ये लिंक्डइन है, गवर्नमेंट का लिंक्डइन, अपना खुद का लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है, नेशनल कैरियर सर्विस होगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जॉब सीकर्स होंगे, जॉब सीकर्स, काउंसलर्स, जो लेबर मार्केट में उतरने वाले हैं और जो विलिंग भी हैं, ये लोग यहाँ पे हैं। जॉब प्रोवाइडर्स यहाँ पे हैं, जॉब प्रोवाइडर्स, HR टीम उनकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। इनको इंटरफेस प्रोवाइड करना नेशनल काउंसिल कैरियर सर्विस के अंदर है। नेशनल कैरियर सर्विस इनिशिएटिव और डिप मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है इनिशिएटिव, तो इसका नहीं है। नेशनल कैरियर सर्विस हैज़ बीन लॉन्च इन द मिशन मोड प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अनएजुकेटेड यूथ, अनएजुकेटेड नॉट बट नॉट विलिंग यूथ। क्या उसके लिए है ये चीज़? बिल्कुल नहीं है, विलिंग होना आदमी बहुत ज़रूरी है। तो ये गलत हो गया, आंसर आ गया डी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सस्टेनेबल स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। जो स्ट्रेस्ड एसेट है उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, कौन सा टर्म बिल्कुल डिस्क्राइब। ये एक RBI की एक स्कीम थी कि जो भी आदमी जो विलिंगली, कोई बोरोवर है, बिग बोरोवर है, जैसे माल्या टाइप में कोई बोरोवर है, लेकिन वो जेन्युइन डिफिकल्टीज फेस कर रहा है वापस पैसा देने में, ऐसा नहीं कि हाँ उसके पास पैसा है नहीं दे रहा है, उस टाइप का आदमी नहीं, जो जेन्युइन डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, असेसमेंट के बाद पता लगा कि हाँ वो जेन्युइन डिफिकल्टीज़ है, उसके लिए दोबारा स्ट्रक्चर करना लोन्स। कि मान लो अगर उसको हर महीने 50 रुपये वापस करना था बैंक्स को, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं यार आप ऐसा कर लो कि 20 रुपये वापस करना चालू करो, और धीरे धीरे फिर इसको बढ़ा देना, इस रेट को 30 कर लेना, फिर 40, इस तरह से मुझे महीने में वापस करते जाओ। तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चरिंग का जो है वो सेंस बनाना था। इट इज़ अ स्कीम ऑफ RBI फॉर रिवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज़ फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टीज़। और बाद में इसी रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम और ये सारा फेलियर के बाद सरकार ने क्या किया था, रिफॉर्म लाया था। रिफॉर्म क्या था, IBC के फॉर्म में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया। इसके अंदर ये था कि जो जिन लोगों ने उधार दिया है, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं, इन्होंने इन सब ने मिलके इस बंदे को उधार दिया, ये डूब गया, तो एक इनकी मीटिंग बुलाई जाएगी, इन सब की मीटिंग बुलाई जाएगी, ये सारे एक प्लान बनाएंगे, इससे ये सारे इससे बोलेंगे एक प्लान बनाएंगे, ये एक प्लान बना के इन लोगों को देगा, ये इसको समझेंगे, अगर इनको सही लगता है तो बोलेंगे ठीक है इंप्लीमेंट करके धीरे धीरे पैसा वापस करो, अगर नहीं समझ में आता है तो वो ये बोल देंगे DRT को कि नहीं इसके खिलाफ प्रोसीडिंग चालू करो, हमारा पैसा निकलवाओ इससे। और या तो ये भी कर सकते हैं, अगर इनके पास कोई टैलेंट है तो ये इसी प्लान को किसी तीसरे बंदे को दे सकते हैं, या ऑप्शन कर सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो इसकी फैक्ट्री को, इस बंदे की फैक्ट्री को चला के हमें हमारा पैसा वापस दे दे। अगर कोई बिडर है, जैसे किंगफिशर डूब गया, लेकिन कोई बंदा उसको चला के बैंक के पैसे वापस कर रहा है, इसलिए किंगफिशर आज भी मार्केट में आता है। तो इस तरह से कुछ है ये सिस्टम। तो IBC कोड बाद में आया था, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, इस सेंस में अभी तक B ही है इसका आंसर। अब 71 आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन द वाटर कंजर्वेशन इन द एग्रीकल्चर, रिड्यूसिंग जीरो टिलेज टू द लैंड। अगर हम गड्ढा नहीं करेंगे लैंड में तो ऑब्वियसली जो नीचे पानी है वो बचा रहेगा और मॉइस्चर जो है रिटेन रहेगा सॉइल के अंदर। अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरीगेटिंग द फील्ड। जिप्सम इसलिए अप्लाई करने से होगा क्योंकि विदाउट जिप्सम जो होता है, जो अभी तक हमने फ्लडिंग ऑफ द फील्ड किया हुआ है, अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरीगेटिंग द फील्ड, अलाउइंग क्रॉप्स रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, अलाउइंग क्रॉप, हाँ ये तो मल्चिंग वाला केस है, अगर क्रॉप रेसिड्यू रहेगा तो इवेपोरेशन कम होगा।
वाटर का, तो उसमें वाटर कंजर्व रहेगा। तो ये जिप्सम वाला जो है, ये जिप्सम वाला थोड़ा सा डाउटफुल है। वैसे यूपीएससी ने 1 और 3 दिया हुआ है, बट जिप्सम का हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। जिप्सम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो जैसे खेत है, खेत पे पानी हमेशा भरा रहता है, तो उसमें क्या होता है और इवेपोरेट हो रहा है, खासकर चावल की जब खेती की जाती है तो उसमें इवेपोरेशन के कारण जो है पानी के अंदर जो सॉल्ट होता है वो ज़मीन पे रह जाता है, सफ़ेद कलर का सॉल्ट रह जाता है। अब ये सॉल्ट रहता है, अगले साल आप फिर इसमें खेती करोगे, इसमें पानी डालोगे, तो सॉल्ट की जो कवर है वो नीचे पानी को जाने नहीं देता, रूट्स में वो ढंग से सॉइल में मिक्स नहीं होने देता, तो ये उसको रोकता है। तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, जो अगले साल जो खेती की इस पानी में जिप्सम भी ऐड कर देते हैं। जिप्सम क्या करता है, इन सॉल्ट्स को डिज़ोल्व कर लेता है, सॉल्ट्स को डिज़ोल्व कर लेता है, और डिज़ोल्व करने के बाद क्या कर देता है, उसके कारण क्या होता है, जो पानी नीचे तक जाता है और वाटर जो है कंजर्वेशन हो सकता है। तो इसका ये पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा मुझे इस सेंस में कि कैसे समझाना है और क्यों ये गलत है। तो आंसर वैसे सी दिया हुआ है। द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स एट एक्सपेंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरीगेशन, एक्सपेंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरीगेशन, ये गलत है। एनेबलिंग द बैंक टू एक्सेस द क्वांटम ऑफ लोन टू बी ग्रांटेड टू फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी, लोन से कोई लेन देन नहीं है, कल्टिवेबल एरिया से कोई लेन देन नहीं। चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन द फार्मलैंड, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी जो है, ये स्कीम का सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है 2015 में आई थी। इसके अंदर क्या था, 3 क्राइटेरिया मैक्रो न्यूट्रिएंट को डिसाइड किए गए थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट और कुछ फिजिकल पैरामीटर। मैक्रो में आपके एनपीके जो कि फर्टिलाइजर का कंटेंट होता है, जिंक बोरोन इसमें है, और फिजिकल में जैसे पीएच कितना है, अल्कलिनिटी कितनी है, अल्कलिनिटी कितनी है सॉइल की। इसके बेसिस पे क्या होगा, हर 3 साल में एक कार्ड या रिपोर्ट कार्ड हम बोल सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड सॉइल का इशू किया जाए, किसको, फार्मर को। अब फार्मर के पास ये कार्ड आ गया, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, फर्टिलाइज़र इसमें डालेगा। तो ये स्कीम है टोटल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। आंसर है बी। अब आ जाते हैं फिर से, अभी हम कहाँ हैं, 72 पे। फिर आते हैं 77, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अकर्ड इंडिया आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद क्या हुआ। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मसली, एग्रीकल्चर की जीडीपी पहले 45% थी, 17% आ गई इंडिया की। 45% 1950 में थी, और 1990 में भी कंटिन्यूसली तब से रिड्यूस ही हो रही है। तो पहला तो हो गया गलत। शेयर ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड इंक्रीज्ड, इंडिया का एक्सपोर्ट जो था वो 1% से 1.8% हुआ। तो ऑब्वियसली 1990 से जो है 2020 जब भी लगा लो, ये इंक्रीज़ होता रहा है, 1.8% हुआ है। द एफडीआई इनफ्लो हैज़ इंक्रीज, बिल्कुल इंडिया के पास 1990 में लगभग 0 बिलियन था, इंडिया ने उधार भी मांगा था, और आज इंडिया के पास कितना है, 640 बिलियन के आसपास है, तो एनॉर्मसली इंक्रीज़ हुआ ये। तो द एफडीआई ने फॉरेक्स की मैंने बात की यहाँ पे, 4th वाले की। द एफडीआई इनफ्लो हैज़ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड, बिल्कुल एफडीआई इनफ्लोज हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं कहीं ना कहीं। इंडिया में पहले कितना था, पहले एफडीआई इंडिया में लगभग 0.1 बिलियन के आसपास था, अभी है 36 बिलियन। अगर आप इसको देखोगे तो इंडिया का एफडीआई लगभग ना के बराबर था 1990 में, 1 बिलियन उससे कम था, लेस देन 1 बिलियन था, और आज के समय लगभग 35-36 बिलियन। नेट एफडीआई की बात कर रहा हूँ मैं, इतना नेट एफडीआई है, मतलब इनपुट माइनस आउटपुट, आउटफ्लो, इस तरह से मैं डिसाइड कर रहा हूँ। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या आएगा, शेयर इन एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज इनॉर्मसली, गलत है। शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन ये इंक्रीज़ हुआ है तो सही है। एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज, ये भी सही है। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज़ इंक्रीज इनॉर्मसली, इनॉर्मसली भी सही है यहाँ पे। तो 2, 3, 4, तो आगे आंसर बी। एनपीसीआई 79 में, एनपीसीआई हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अ कंट्री, बिल्कुल सही बात है। एनपीसीआई बिल्कुल कोशिश कर रही है, यूपीआई बनाया उसने, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है, हर आदमी को इंक्लूड करना है। एनपीसीआई हैज़ लॉन्च रुपे कार्ड, बिल्कुल अ कार्ड फॉर पेमेंट स्कीम, हाँ ये भी है। इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, कितने की, 10,000 की, 10,000 रुपया आप उधार ले सकते हो अगर आपके पास रुपे कार्ड है तो, और गरीब भी हो आप तो। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 2 लाख का, एक्सीडेंट हो जाता 2 लाख का आप इलाज करवा सकते हो, और इसका पैसा कौन एनपीसीआई पे करता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम वही भरता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि हर 50 दिन के अंदर आप उस कार्ड को यूज़ करो, जितना यूज़ करोगे तो ट्रांजैक्शन वो मर्चेंट से उतना पैसा निकाल सकते हैं, तो उनके लिए प्रीमियम देना आसान हो जाता है, इसलिए डोरमेंट अकाउंट्स को प्रीफर नहीं करते हैं बैंक्स जो है।
What is the most likely advantage of implementing GST? It will replace the multiple tax collected by the multiple authority and thus create a single market in India. सही है. इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट इन इंडिया. करंट अकाउंट डेफिसिट से कोई रिलेशन नहीं है. इट विल एनॉर्मसली, मतलब हो सकता है रिलेशन कि बाहर से एफडीआई आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एफडीआई तो नहीं आएगा, मतलब कोई ऐसा प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास. तो जीएसटी का ये सेकंड वाला गलत होगा. इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड ओवरटेक भी कर लेगा इंडिया चाइना को सिर्फ जीएसटी के आने से. तो ये भी गलत है. इट विल रिप्लेस द मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय द मल्टीपल अथॉरिटीज़ एंड विल क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया. बिल्कुल मल्टीपल टैक्सेस है, मल्टीपल अथॉरिटीज़ उसको कलेक्ट करती हैं. सेनवेट है, वैट है, उसके बाद एक सेंट्रल का वैट है, एक स्टेट का वैट हो जाता है. फिर एक्साइज ड्यूटी हो गई मैन्युफैक्चरिंग में. ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, इसका सेनवेट हो गया, फिर वैट हो गया. तो ये कभी सेंट्रल, ये इन दोनों को सेंट्रल कलेक्ट करता है, इनको स्टेट कलेक्ट करता है, अलग अलग बॉडीज़ कलेक्ट करती हैं, तो इसको रिप्लेस करेगा. अब जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट आता है वैसे हमारे पास, कैस्केडिंग इफेक्ट. कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट बता देता हूँ. कैस्केडिंग इफेक्ट ये है कि मान लेते हैं 100 रुपये का कोई गुड है, ठीक है, मैन्युफैक्चर हुआ, उस पर एक्साइज ड्यूटी, ये किसी कंपनी के अंदर बना 100 रुपये का गुड, इस पर एक्साइज ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी है 12% की. अब गुड का दाम हो गया 112 रुपया, ठीक है. अब फिर यहाँ पे रिटेलर है, रिटेलर इसको बेचेगा, रिटेलर ये इसको बेचेगा किसी कस्टमर को. यहाँ पे जो है सेल्स टैक्स जो है ये है 12.5% या वैट हम इसको बोलते हैं, 12.5% है. तो 112 का 12.5% कितना हुआ? 12.5% कितना हुआ? 14 रुपीज़, 14 रुपये हुआ. तो टोटल दाम कितना हो गया? टोटल दाम हो गया 112 + 14, ये 126 रुपये का जो है मोबाइल एक कंज्यूमर के हाथ में है. कंज्यूमर के हाथ में इतने का मोबाइल जाएगा. अब हुआ क्या, दिक्कत क्या है कि 100 रुपये ही गुड का कॉस्ट था, उस पर एक्साइज ड्यूटी दी 12 की, और 112 पे जाके फिर लगा है 12.5%. ये नहीं होना चाहिए. एक्चुअल में क्या होना चाहिए? गुड पे ही लगना चाहिए. मतलब 100 रुपये पे ही आपका जो टैक्स लगना था वो 100 रुपीज़ पे ही 12 रुपये लगना था, और 100 रुपीज़ पे ही लगना चाहिए था 12.5%. तो ये 12 रुपया बनता, ये 12.5 रुपया बनता, और टोटल कितना बनता? 124.5. इतने का टोटल हमें पड़ता, 124.5 का कंज्यूमर को पड़ता. लेकिन अब कितना पड़ रहा है? 126 का पड़ रहा था. तो सरकार ने यही किया है कि जो, क्योंकि ये बंदा जब इसको देगा तो यही 12 रुपये इसको देता है, और यहाँ पे भी ये कंज्यूमर के ऊपर फिर डाल देता है सारा. ये सेल्स टैक्स भी, एक्साइज ड्यूटी, टोटल कंज्यूमर के पॉकेट से ही निकलता है एंड ऑफ द डे. तो होता क्या है कि 1.5 जो है ये बच जाएगा. कैस्केडिंग का मतलब यही है कि जो 12, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगा, जो 12 रुपीज़ था उस पर भी टैक्स लगा. 100 पे तो लगा ही 12.5 का टैक्स, आपका 12 रुपीज़ पे भी 12.5 का टैक्स लगा है. तभी 12 रुपीज़ पे भी 12.5 का लगा है, जो कि कितना बना है आपका? 1.5 रुपीज़ बना है. तभी वो टोटल जुड़ के कितने बने हैं? 14 रुपीज़ बने हैं. तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ यहाँ पे 1.5 रुपीज़ का जो कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ है 100 रुपीज़ के कारण, वो हट जाता है आपका जीएसटी में. तो जीएसटी का यही फ़ायदा है, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस है उसको हटा देता हूँ. अब आते हैं BTIA. उस वक्त न्यूज़ में चल रहा था, इंडिया और उसका एग्रीमेंट है, क्या बोलते हैं, इंडिया और EU का एग्रीमेंट है ये. BTIA एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, broad based trade and investment agreement is sometimes seen in the news in the context of negotiation between India and the European Union. इसमें क्या है, इंडिया क्या बोल रहा है? इंडिया बोल रहा है कि भाई अपना सर्विसेज जो है वो हमारे लिए फ्री करो, थोड़ा सा उसमें इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्सेस जो है वो कम करो. बदले में जो यूरोप बोल रहा है वो बोल रहा है कि वाइन्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, उन पे आप अपना इंपोर्ट ड्यूटी कम करो. तो इस तरह से अभी ये निगोशिएशन फेल ही हो रही कंटिन्यूसली, जबकि EU बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग, हमारा बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है, फिर भी जो ये इस टाइप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों साइड बहुत ही एडमेंट है अपने अपने साइड को लेकर. तो ये अभी भी बात में चल रहा है, उस वक्त भी चल रहा था और चलता ही रहेगा अभी काफ़ी सालों तक. इंडिया हैज़ रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO. TFA इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट. इसमें क्या है, कंप्यूटराइज करो ट्रेड, मतलब ट्रेड कैसे कैसे फैसिलिटेट होगा दो देश के बीच में, कि जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनको डाउन करो, वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम लगाओ ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन हो सके. ऐसा कुछ मत करोगे जिससे कारण कि हमारा ही बंदा है वही फाइल कर सकता है या उसको ही बेचना पड़ेगा आपको. इस टाइप से कुछ भी नहीं होना चाहिए. ट्रेड जो है वो आसानी से हो सके, यही है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का. ये 2013 में हुआ था बाली समिट में. बिल्कुल
TFA हैज़ कम इनटू फोर्स इन 2017, तभी ये 2017 के पेपर में आया, जनवरी शायद 2017 में आए थे। तो 1 और 2 सही है, 3 गलत है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबार पोर्ट बाय इंडिया? चाबार पोर्ट कहाँ पे है? चाबार पोर्ट ये इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, जिसके पास अपना ग्वादर पोर्ट है जो कि चाइना के साथ मिलकर बना रहा है उसको। यहाँ है चाबार पोर्ट, किसका है ये? इंडिया ने ईरान में डेवलप किया हुआ है, ईरान में। अब ईरान के थ्रू इंडिया अफगानिस्तान को भी एक्सेस कर सकता है, सेंट्रल एशिया को भी एक्सेस कर सकता है, ये इसका फ़ायदा था। तो इंडियाज़ अफ्रीकन कंट्रीज़, ये गलत है। इंडियाज़ रिलेशन विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज़, ये गलत है। इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर असेसिंग अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, बिल्कुल सही, यही आंसर है इसका। पाकिस्तान में फैसिलिटेट इंस्टॉलेशन ऑफ गैस पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड इराक, ये गलत है बिल्कुल, ये तो तापी प्रोजेक्ट है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, उसमें भी इराक नहीं है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 94। टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ इंडिया एज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट। इंडिया का टैक्स रेवेन्यू सदियों से लगभग 12% के आसपास है, टैक्स टू GDP रेशियो जो इंडिया का है, जिसमें से आपका लगभग 6% ही डायरेक्ट है और 6% ही इनडायरेक्ट है। इतने ही लगभग ये आसपास घूमता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट वाला थोड़ा कम पड़ता है, और कई बार वो एक्सीड भी कर गया था एक बार। तो स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, तो ये गलत है। फिजिकल डेफिसिट इज द परसेंटेज ऑफ GDP है, स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। फिजिकल डेफिसिट मतलब उधारी सरकार ने बढ़ाई है। अब देखते हैं क्या ट्रेंड रहा है। ट्रेंड ये रहा है कि FRBM एक्ट आया था 2008 में, एक क्राइसिस आई थी 2008 में, क्राइसिस में लगभग 9% हो गया था इंडिया का फिजिकल डेफिसिट। फिर धीरे धीरे इंडिया इसको कम करता है, 2017 में फिर क्राइसिस आ गई, फिर थोड़ी बोरोइंग करके स्टिमुलस दिया गया, इसको स्टिमुलस दिया गया तो फिजिकल डेफिसिट फिर बढ़ा था, फिर धीरे धीरे हम कम कर रहे थे। फिर 2020 में कोविड-19 आ गया, और कोविड में क्या हुआ, स्पाइक कर गया, ये फिर से आ गया लगभग 9% के आसपास। तो जो फिजिकल डेफिसिट ऐसे चल रहा है इंडिया का, जब जब क्राइसिस आती है तब तब फिजिकल डेफिसिट जो है बढ़ता है आपका, जब जब क्राइसिस आती है, क्योंकि उधारी आपको ज़्यादा लेनी पड़ती है सरकार को। तो हैज़ परसेंट ऑफ GDP हैज़ स्टीडली इंक्रीज, तो ये गलत हो जाएगा, स्टीडली इंक्रीज नहीं हुआ, कभी डिक्रीज़ हो रहा है कभी इंक्रीज़ हो रहा है। तो आंसर आ गया हमारा D, करेक्ट पूछा है तो ये था हमारा 2017। इसमें जो कैस्केडिंग वाला है इसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट करके देख लेना, तब अच्छे समझ में आएगा GST कैस्केडिंग, क्योंकि ये आ सकता है, आगे भी आ सकता है।